Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास पंजाब बोर्ड की न्यू बुक और आज हम उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम ये देखेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिएगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि मैकेनिक्स किसको कहते हैं। व्हाट इज मैकेनिक्स? याद रखिएगा, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। जिस तरह साइंस की एक ब्रांच फिजिक्स है, बिल्कुल इसी तरह मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है। और इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना होता है, तो दो बातें पढ़नी होती है। मैंने लिख दिया स्टडी ऑफ, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो किन दो चीजों की स्टडी है, याद रखिएगा। सबसे पहली बात है, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन का मतलब है हरकत, मतलब कोई भी चीज जब मूव करती है तो हम कहते हैं मोशन। दूसरी बात याद रखिएगा कि हम इसके अंदर इसके कॉजेस पढ़ते हैं। अब कॉजेस क्या होते हैं? कोई भी बॉडी मूव करती है फोर्स की वजह से, तो याद रखिएगा कॉजेस में हम पढ़ते हैं फोर्स। तो बेसिकली मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं। पहली चीज हम पढ़ते हैं कि मोशन क्या होता है और दूसरी चीज हम पढ़ते हैं कि उसके कॉजेस क्या है, यानी बॉडी मूव क्यों करती है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक शख्स है और ये शख्स यहां से चलकर आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब है कि ये मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। अगर मैं इसके मोशन को स्टडी करूं, क्या स्टडी करूंगा मैं इसके मोशन में? आया ये कि ये सीधा जाता है या फिर ये ऐसे घूम फिर कर कहीं जाता है, या किस तरीके से जाता है, तेज जाता है या स्लो जाता है, कितनी दूर जाता है, कितने टाइम में जाता है, कितनी दफा रुकता है और कितनी दफा चल पड़ता है। ये सारी बातें अगर मैं पढ़ूं तो ये सारी बातें मैं किसके बारे में पढ़ूंगा? मोशन के बारे में पढ़ूंगा। ये मूव क्यों कर रहा है, इसका कॉज क्या है? फोर्स। और वो कौन सी फोर्स है? जो ये खुद लगा रहा है। जैसे चलने के लिए आपको पता फोर्स लगानी पड़ती है, तो ये जो चलने के लिए फोर्स लगा रहा होगा, अगर मैं उस फोर्स को भी पढ़ने लग जाऊं, तो जब मैं ये दोनों चीजें पढ़ने लग जाऊंगा तो बेसिकली मैं कौन सी ब्रांच को डील कर रहा हूँ? मैकेनिक्स को डील कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा फिजिक्स में मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम दो बातें पढ़ते हैं। पहली बात हम पढ़ते हैं कि मोशन क्या होता है और दूसरी बात हम पढ़ते हैं उसके कॉजेस क्या होते हैं, यानी कि उसकी वजूहात क्या है। एक और एग्जांपल देखिएगा। लेट्स से कि आपके पास ये कार है जो खराब हो चुकी है। खराब हो चुकी है मतलब खड़ी हुई है, रेस्ट पर है। इस वक्त ये कार खड़ी हुई है, रेस्ट पर है। आपने इसको आगे लेकर जाना है तो आप इसके ऊपर धक्का लगाएंगे, और धक्का लगाएंगे कैसे? फोर्स लगा के। और जब आप इसके ऊपर धक्का लगाएंगे, यानी इन शॉर्ट जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो आपको पता है कि ये कार आगे की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। यानी इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि ये कार मोशन करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। तो जब मैं ये फोर्स को पढ़ूंगा और मोशन को पढ़ूंगा, तो दोनों चीजों को जब पढ़ूंगा मैं, तो मुझे समझ में आ जाएगी कि मैं कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ रहा हूं, मैकेनिक्स। तो याद रखिएगा मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने दो चीजें पढ़नी है। एक हमने पढ़ना है मोशन और दूसरा हमने पढ़ना है उसके कॉजेस, यानी कि उसकी वजूहात। अगली बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो मैकेनिक्स होती है इसकी दो ब्रांचेस फर्दर है। जिस तरह मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है, बिल्कुल इसी तरह हमने मैकेनिक्स को आगे से दो ब्रांचेस में बांटा हुआ है। तो मैकेनिक्स की एक ब्रांच का नाम बच्चों हमने रखा हुआ है काइनेमैटिक्स, जो कि हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। और हमने मैकेनिक्स की एक दूसरी ब्रांच भी बनाई है और वो दूसरी ब्रांच का नाम हमने रखा हुआ है डायनेमिक्स। और डायनामिक्स हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा इस सिलेबस में। तो काइनेमैटिक्स हमारा चैप्टर नंबर 2 है और डायनामिक्स हमारा चैप्टर नंबर 3 है। अब ये काइनेमैटिक्स क्या है, जरा इस बात को ध्यान से समझना है आपने। देखो बेटा, काइनेमैटिक्स किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की ब्रांच है। और मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन पढ़ते हैं। तो काइनेमैटिक्स में भी क्या पढ़ेंगे? मोशन पढ़ेंगे। तो काइनेमैटिक्स में याद रखिएगा, काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। इसमें भी आप मोशन को ही पढ़ते हो। कोई बॉडी कैसे मूव कर रही है, कितना मूव कर रही है, कितनी आगे जा रही है, कितनी तेज जा रही है और कितने वक्त में जा रही है, ये सारी बातें हम काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं, यानी मोशन के रिलेटेड बातें। लेकिन नोट कीजिएगा बात को कि हम यहां पर मोशन को तो पढ़ते हैं लेकिन विदाउट रेफरिंग टू फोर्स। हम इसमें फोर्स को नहीं पढ़ते, यानी हम इसमें वजह नहीं पढ़ते। कोई बॉडी क्यों मूव कर रही है वो वजह हम नहीं जानते। हम इसमें फोर्स को नहीं पढ़ते, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ते हैं? मोशन को। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कितनी दूर गई है, कितने टाइम में गई है, फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ यही पढ़ते हैं। वो मूव क्यों करी है या उसके ऊपर फोर्स कितनी लगी है, ये चीजें हम काइनेमैटिक्स में नहीं पढ़ते। अगर आपने फोर्स को पढ़ना है तो उसके लिए फिर हमने अगली ब्रांच बनाई हुई है जिसका नाम क्या है? डायनामिक्स। तो याद रखिएगा कि डायनामिक्स क्या है, इसमें आपने याद रखना है डायनामिक्स होती है स्टडी ऑफ मोशन, यानी इसमें भी आप मोशन को पढ़ते हैं। अच्छा वो क्यों?
वो इसलिए कि डायनेमिक्स किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की, और मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोशन को पढ़ते हैं, इसलिए हम इसमें मोशन को पढ़ते हैं। तो डायनेमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन याद रखिएगा इसमें हम फोर्स को भी पढ़ते हैं, तो डायनेमिक्स में हम फोर्स को भी पढ़ते हैं विद द स्टडी ऑफ फोर्स। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। मैं रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बातें की। बेटा सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि मोशन क्या होता है, कोई बॉडी कैसे मूव करती है, कितने टाइम में मूव करती है, कितनी स्पीड से मूव करती है, और उसके मूव करने के कॉजेज क्या है, यानी कि वजूहात क्या है। ये दोनों बातें हम किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने इस मैकेनिक्स के दो कंपोनेंट्स बना दिए, हमने इस मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस बना दी, दो हिस्से कर दिए। पहले हिस्से का नाम हमने रखा काइनेमेटिक्स और दूसरे हिस्से का नाम हमने रखा डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरिंग टू फोर्स। यानी काइनेमेटिक्स में आप मोशन को तो पढ़ते हो लेकिन फोर्स को नहीं पढ़ते हो। कोई बॉडी क्यों मूव कर रही है, उसके ऊपर फोर्स क्यों लग रही है, ये आप काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ते हो, सिर्फ क्या पढ़ते हो, मोशन पढ़ते हो। यानी कोई बॉडी मूव कर रही है बस ये पढ़ते हो आप। डायनामिक्स में ऑन दी अदर हैंड आप मोशन को भी पढ़ते हो और आप उसके कॉजेस को भी पढ़ते हो, और कॉजेस क्या है यहाँ पर, फोर्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में फर्क पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद अब याद रखिएगा कि हमारे पास स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया। पहला आर्टिकल हमारा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या है, अब ये बातें आपने बहुत तवज्जो से समझनी है बच्चों। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको पूरी तरह से समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की जरूरत होती है। यानी स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये वो मिकदारें हैं विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली। ये वो मिकदारें हैं जिनको प्रॉपर तरीके से अगर समझना है आपने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। अच्छा, इस बात से मैं कहना क्या चाहता हूं, अगली बात सुन लीजिएगा, वो ये कि नॉट रिक्वायर अ डायरेक्शन। जो स्केलर होते हैं इनको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की जरूरत बच्चों इसमें नहीं होती है। मैं ये बातें अब आपको समझाने लगा हूं, उससे पहले आपको ये लफ्ज मैग्नीट्यूड का मतलब पता होना चाहिए। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड में दो चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड में सबसे पहली चीज होती है एक नंबर जिसको हम वैल्यू कहते हैं, और दूसरी चीज होती है मुनासिब यूनिट जो उस क्वांटिटी के लिए होता है। मुनासिब मतलब एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब, और यूनिट। मिसाल के तौर पर मैस का एप्रोप्रिएट यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। हम मैस को मीटर में नहीं नाप सकते हैं, मीटर में क्या नापते हैं, लेंथ नापते हैं। तो मैस का जो एप्रोप्रिएट यूनिट है वो किलोग्राम है, और लेंथ का एप्रोप्रिएट यूनिट क्या है, मीटर। सो बेटा याद रखिएगा कि स्केलर को सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने स्केलर क्वांटिटीज को समझना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है समझने के लिए, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। लेट से आप किसी दुकान पर जाते हैं और चीनी का मैस बताते हैं कि दुकानदार से कहते हैं अंकल अंकल मुझे चीनी दे दें। आप अंकल को कहते हैं 2 किलोग्राम चीनी दे दें, तो मुझे बताएं कि क्या अंकल आपसे पूछता है अच्छा आपको 2 किलोग्राम चीनी चाहिए, चलो मुझे बताओ आपको 2 किलोग्राम चीनी किधर को चाहिए, इधर को चाहिए, इधर को चाहिए, नीचे को चाहिए या ऊपर को चाहिए। अगर अंकल ये बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आप अंकल के ऊपर केस कर देंगे कि अंकल पागल हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैस है उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है। यानी अगर आप मैथ्स में डायरेक्शन बोलने लग जाए तो लोग आपको पागल कहने लग जाएंगे, क्योंकि मैथ्स क्या है, स्केलर है, और स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो स्केलर में किस चीज की जरूरत होती है, फिर मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, नंबर और यूनिट। तो यहां पर गौर कीजिएगा मैं जो कहने लगा हूं, ये 2 एक नंबर है ना, एक वैल्यू है, इट इज अ नंबर। अच्छा, दूसरी बात, ये किलोग्राम क्या है, इट इज अ यूनिट। और मैंने अभी आपको बताया कि नंबर और यूनिट दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड बन जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने मैथ्स को समझना है तो मैथ्स को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको यूनिट नहीं चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं किसी चीज की लेंथ बताता हूं कि इस चीज की इतनी लंबाई है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस मार्कर की लेंथ लिखता हूं 12 सेंटीमीटर, तो आप में से कोई बच्चा मेरे से पूछेगा सर इस मार्कर की लेंथ 12 सेंटीमीटर किधर को है, खाला के घर के पप्पू के घर? ऐसा कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि इसकी लेंथ जब मैं बोलता हूं ना 12 सेंटीमीटर है तो सबको समझ आ जाती है कि इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर वो होती है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है आपको। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास टाइम है, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूं
कि इस वीडियो का टाइम कितना है, तो लेट्स से कोई बच्चा कहता है इस वीडियो का टाइम 20 मिनट है, तो क्या वो बच्चा ये कह सकता है कि सर इस वीडियो का टाइम 20 मिनट इधर को है या इस वीडियो का टाइम 20 मिनट इधर को है? नहीं, टाइम होता है, वो इधर उधर को नहीं होता, यानी टाइम के लिए डायरेक्शन नहीं होती है कोई भी। सो जिस चीज के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जिस चीज को समझने के लिए डायरेक्शन चाहिए नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? हम स्केलर कहते हैं। तो स्केलर में डायरेक्शन तो नहीं चाहिए होती, लेकिन क्या चाहिए होता है? तो याद रखिएगा, स्केलर में डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, लेकिन क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? अ नंबर एंड अ यूनिट। तो ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं स्केलर के लिए। जैसे मैंने यहां पर आपके सामने लिखा कि ये एक स्केलर है लेंथ, तो आप देखें इसके अंदर मैंने दो बातें मेंशन की हैं। एक ये 12 है जो कि एक नंबर है, और एक ये सेंटीमीटर है जो कि यूनिट है। और मैंने अभी आपको बताया कि नंबर और यूनिट दोनों को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसका मतलब है कि लेंथ को अगर आपने पूरे तरीके से समझना है, तो लेंथ को पूरे तरीके से समझने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप टाइम की बात करते हैं, तो ये 20 मैंने यहां पर क्या लिखा है? इट इज अ नंबर, ये एक नंबर है। और ये मिनट मैंने यहां पर क्या लिखा है? इट इज अ यूनिट। तो आप देखें कि ये एक नंबर है और एक यूनिट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि नंबर और यूनिट मिलकर क्या बनते हैं? मैग्नीट्यूड बनते हैं। यानी आपने यहां से कुछ बातें सीखी, और वो बातें क्या सीखी? वो ये कि जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, उसको समझने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। उसको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी नंबर या वैल्यू और यूनिट चाहिए। ये दो चीजें चाहिए, आपको स्केलर समझ में आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपने याद रखना है, एग्जाम्पल में तो ये तीन आ गई, और एग्जाम्पल्स भी आप याद रख सकते हैं। मैं भी आपको थोड़ी सी बात उसके बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात आप नोट कर लीजिएगा। अब वो नोट करने वाली बात क्या है, वो सुन लीजिएगा। वो ये है कि जो स्केलर्स होते हैं, स्केलर्स कैन बी एडिड लाइक नॉर्मल नंबर्स। जो स्केलर्स होते हैं, आप उनको नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? बच्चे मुझे बताओ, 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। 8 + 8 क्या होता है? 16 होता है। बिल्कुल इसी तरह स्केलर्स को भी ऐसे ही जमा कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। लेट्स से कि आप घर ब घर चीनी मांगने जाते हैं, आपको एक घर से 20 किलोग्राम चीनी भीख में मिल जाती है। आप एक और घर में चीनी मांगने जाते हैं, आपको दूसरे घर से 10 किलोग्राम चीनी मिल जाती है। मुझे बताएं कि आपके पास टोटल चीनी कितनी होगी? एक घर से 20 किलोग्राम मिली है और एक घर से 10 किलोग्राम मिली है, तो आपके घर में टोटल चीनी कितनी होगी? आपके घर में टोटल चीनी 30 किलोग्राम हो जाएगी, क्योंकि 20 और 10 को जमा करो तो क्या आता है? 30 आता है। इसका मतलब है कि जो स्केलर्स होते हैं वो नॉर्मल मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। स्केलर्स में आप नॉर्मल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं स्केलर्स को। ये नोट आपने बात ये करनी है कि जो स्केलर्स होते हैं, दे कैन बी एडिड लाइक नॉर्मल नंबर्स। स्केलर्स को नॉर्मल नंबर्स की तरह आप ऐड कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात जो मैं चाहूंगा कि आप याद रखें, और वो ये कि बच्चों, इससे पहले हम बेस क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में हमने 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी। टोटल 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। याद रखिएगा, जो भी बेस क्वांटिटी होगी, अब ये ट्रिक बता रहा हूं, जो भी बेस क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है। ऑल बेस क्वांटिटीज आर स्केलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये याद रखनी है आपने। जितनी भी बेस क्वांटिटीज होती हैं सारी स्केलर होती हैं। जैसे मैस, लेंथ, टाइम, ये तीनों बेस क्वांटिटीज हैं, तीनों स्केलर हैं। फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये सब क्या है? ये स्केलर है। उसके बाद और क्या है? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, और क्या है? लाइट इंटेंसिटी। ये 7 की 7 बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर होती हैं। सो आई होप सो कि आपको स्केलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मैं 2 बातों में स्केलर का कॉन्सेप्ट रिपीट करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? पहली बात, स्केलर जो होता है ना, इसको समझने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, पहली बात। दूसरी बात, स्केलर्स को आप नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं। जैसे 20 + 10 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 30 किलोग्राम हो जाएगा। ये बस 2 बातें आपने ध्यान से सुननी, समझनी और याद करनी है। स्केलर्स हमारे हो गए क्लियर। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, स्केलर का ऑपोजिट होता है, दैट इज वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स को जरा ध्यान से समझना है आपने, बहुत टेक्निकल बात है। क्या है जी, जरा गौर कीजिएगा। जो वेक्टर्स होते हैं, अगर आपने वेक्टर्स को समझना है अच्छे तरीके से,
तो वेक्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। यानी अगर आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तो मैग्नीट्यूड बताने का कोई फायदा नहीं, आपको बात समझ में नहीं आएगी। मैं एक दफा फिर बताता हूं, आसान करके गौर कीजिएगा। स्केलर को समझने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। यानी अगर आप स्केलर को समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दें तो बात क्लियर हो जाती है, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। अगर आप वेक्टर को समझना चाहते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन बतानी पड़ती है। ये बात याद रखिएगा। सो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड अगर बताना है आपने तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें देख लीजिएगा। बेटा सबसे पहली बात, लेट्स से कि ये आपके पास एक कार है। मैं कहता हूं कि बच्चों इस कार के ऊपर 20 न्यूटन का धक्का लगाओ, 20 न्यूटन की फोर्स लगाओ, 20 न्यूटन की फोर्स लगाओ, 20 न्यूटन का धक्का लगाओ। देखो बेटा मैंने आपको 20 न्यूटन बता दिया। 20 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड। लेकिन क्या मैंने आपको डायरेक्शन बताई कि किस तरफ को लगाओ? क्या मैंने ये बताया कि इसको इधर लेके जाना है या इधर लेकर आना है? नहीं बताया। तो अगर मैं सिर्फ इतना कहूं किसी बच्चे को कि इस कार के ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगाओ, तो क्या उसको बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। वो मेरे से पूछेगा सर ठीक है 20 न्यूटन की फोर्स लगा देता हूं, लेकिन लगाऊं कहां को, इस तरफ को लगाऊं या इस तरफ को लगाऊं? इसका मतलब है कि फोर्स को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बतानी पड़ती है, डायरेक्शन बतानी पड़ती है। और चूंकि इसमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है तो उसका मतलब है फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो मैं अगर उस बच्चे को कहूं कि बेटा देखो ये आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, तो वो कितने न्यूटन की फोर्स है, 20 न्यूटन। और बच्चों ये जो डायरेक्शन है राइट साइड वाली, इसको कहते हैं ईस्ट, ईस्ट कहते हैं। तो अगर मैं इस फोर्स को डिफाइन करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर बच्चे ने फोर्स कैसी लगाई, तो मैं कहूंगा कि यहां पर बच्चे ने फोर्स लगाई है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है ड्यू ईस्ट। किस तरफ को लगाई है, ईस्ट की तरफ को लगाई है। तो गौर कीजिएगा बातों के ऊपर। ये 20 न्यूटन आपको नजर आ रहा होगा, ये याद रखिएगा, ये 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, मतलब फोर्स की वैल्यू है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अगली बात, ये आपको ईस्ट नजर आ रहा है, ये ईस्ट क्या है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि फोर्स क्या हुई, वेक्टर। क्योंकि वेक्टर को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बतानी पड़ती है, डायरेक्शन बतानी पड़ती है। और मुझे यहां दोनों बतानी पड़ रही हैं। इसका मतलब है कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर आप इस मकाम को देखिएगा, लेट्स से कि आप इस जगह पर खड़े हैं और इस पॉइंट से आप कुछ इस डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। मैं आपकी रफ्तार कैलकुलेट करता हूं, यानी कि वेलोसिटी। और कोई बच्चा मुझे कहता है कि सर इस पॉइंट पर जब मैंने रफ्तार कैलकुलेट की तो वो वेलोसिटी थी 30 मीटर्स पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बच्चा भाग रहा था। लेकिन ये बात तब तक समझ नहीं आएगी जब तक मैं डायरेक्शन ना बताऊं। इमेजिन करें कि आपका फोन चोरी हो जाए और आपको पुलिस को बताना पड़े कि चोर मेरा फोन चोरी करके भागा है और बहुत तेज भागा है, तो पुलिस को समझ नहीं आएगी। पुलिस आपसे पूछेगी अच्छा चलो ये बताओ भागा कहां को है, यानी पुलिस आपसे डायरेक्शन पूछेगी। इसी तरह यहां पर भी आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड तो है इसकी, वेलोसिटी तो है इसकी, लेकिन फिर वही बात किस डायरेक्शन में, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में। क्योंकि जो राइट डायरेक्शन होती है ये ईस्ट होती है। अब इसके बारे में बात भी करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके पास उनके लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे कि 20 न्यूटन की फोर्स ईस्ट की तरफ या 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आपको बता दी हमने, ये मैग्नीट्यूड आ गया, और ये उसकी ईस्ट, उसकी क्या है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या बतानी पड़ती है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। अच्छा अगली बात अब जरा गौर से समझनी है आपने, और वो अगली बात क्या है उसको हम नोट की हेडिंग में लिखते हैं। नोट की हेडिंग में क्या, जरा गौर कीजिएगा। बात यह है कि जिस तरह स्केलर नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड हो जाते हैं, इस तरह वेक्टर्स ऐड नहीं होते, क्योंकि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन भी होती है। स्केलर्स के पास तो सिर्फ नंबर होता है ना, तो वो नंबर्स की तरह ऐड हो जाते हैं, 20 + 10 30 हो जाता है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड और सबट्रैक्टेड
लाइक स्केलर्स। हम वेक्टर्स को कभी भी स्केलर्स की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास डायरेक्शन होती है और हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स डायरेक्शन का लिहाज नहीं रखता, और अगर वो डायरेक्शन का लिहाज नहीं करेगा तो फिर बात ही बेमायनी हो जाएगी, क्योंकि जो वेक्टर होता है उसके अंदर क्या होती है? डायरेक्शन। वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है? उसकी डायरेक्शन। और अगर आप नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज करोगे तो वो डायरेक्शन का लिहाज नहीं करता, तो वेक्टर का मकसद ही फौत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। सो वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर्स बिकॉज दे हैव अ डायरेक्शन। यही बात आपने अब याद रखनी है कि जो वेक्टर्स हैं आप उनको स्केलर्स की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर्स के पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। कैसे कर सकते हैं वो भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, हेड टू टेल रूल का तरीका पढ़ेंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए बस ये बात याद रखिएगा कि वेक्टर्स को हम स्केलर की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास डायरेक्शन होती है। आई होप सो कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स वेक्टर की आप याद रखिएगा। कुछ नाम आपने क्वांटिटीज के याद रखने हैं जो कि आपको ये बताएंगी कि ये हम क्वांटिटीज हैं वो वेक्टर्स हैं। जिस तरह स्केलर के बारे में बताया ना मैंने, मास लेंथ और टाइम स्केलर है, और जितनी भी बेस क्वांटिटीज होती हैं वो स्केलर होती हैं। कुछ डिराइव क्वांटिटीज भी स्केलर होती हैं। वेक्टर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। वेक्टर की एग्जांपल में अब याद रखिएगा, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी हम। डिस्प्लेसमेंट डी से शो करते हैं, ऊपर वेक्टर का एरो भी लगाते हैं। ये वेक्टर का एरो अभी बताता हूं क्या होता है। जब भी कभी वेक्टर लिखते हैं तो उसके ऊपर एरो लगाया जाता है। दूसरी बात ये कि जो वेलोसिटी होती है वो भी एक वेक्टर होती है, तो वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो फोर्स होती है वो भी एक वेक्टर होती है, और भी बहुत सारे वेक्टर होते हैं, तो अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बस ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। आई होप सो कि आपको ये जो मैंने यहां तक वेक्टर्स बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, शो कैसे करना है। यानी मैं बात कर रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की, क्योंकि आपको पता है वेक्टर स्केलर से अलग हैं, डिफरेंट होते हैं। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन होती है। तो फिर वेक्टर को अलग कैसे दिखाया जाए ताकि हमें स्केलर और वेक्टर में वाजिया फर्क नजर आए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। हम वेक्टर्स को तीन तरीकों से अलग अलग जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात, किताबों में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब कोई राइटर किताब लिखता है तो वो वेक्टर को किताब में कैसे लिखेगा? इन बुक्स। किताबों में वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, जरा गौर कीजिएगा। याद रखें, जब कभी भी आप किताबों में वेक्टर्स को लिखेंगे तो किताबों में वेक्टर्स को लिखने के लिए आप बोल्ड फेस लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी किताब में भी देखिएगा, जहां लेटर बोल्ड होगा यानी बाकियों की निस्बत थोड़ा मोटा होगा, तो वो वेक्टर को शो कर रहा होगा। यानी अगर मैंने बुक में एक्सेलरेशन वेक्टर शो करना है तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसको थोड़ा सा बोल्ड करूंगा, कुछ ऐसे करके। ये बोल्ड हो चुका है। तो बुक में हम वेक्टर्स को बोल्ड फेस लेटर से शो करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं वेलोसिटी को शो करूंगा तो उसको भी मैं बोल्ड कर दूंगा, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या होती है? वेक्टर। इसी तरह अगर मैं फोर्स को शो करूंगा तो उसको भी मैं क्या कर दूंगा? बोल्ड कर दूंगा। तो किताबों में अगर आपने बोल्ड फेस लेटर वेक्टर लिखने हैं तो फिर आप किससे लिखते हैं? बोल्ड फेस लेटर से लिखते हैं। फिर साइंसदानों ने सोचा कि कुछ लोग तो बड़े गुस्से वाले होते हैं या बड़े ताकतवर होते हैं, तो जब वो इसको बोल्ड करेंगे तो वो इतनी जोर से लिखेंगे कि 400-500 पेजेस के ऊपर छप जाएगा पीछे जाके कि बोल्ड फेस लेटर लिखा हुआ है। फिर उन्होंने ये कहा कि देखो, ये सिर्फ किताबों में असूल रख लो, जब कोई बंदा हैंड राइटिंग में लिख रहा हो तो असूल बदल दो, नहीं तो ये जो लोग हैं ना ये कागज के ऊपर छाप देंगे बहुत जोर से। तो फिर हैंड राइटिंग के लिए असूल अलग बन गया, फॉर हैंड राइटिंग। अब जब आप हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं? मतलब मैं अभी हैंड राइटिंग में लिख रहा हूं ना, यानी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप कॉपी पे लिखेंगे तो हैंड राइटिंग में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? याद रखिएगा, जब कभी भी आप हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो उसका असूल बड़ा आसान है, और वो है एरो ओवर दी सिंबल। आप जब कभी भी वेक्टर लिखें आपने सिंबल के ऊपर एरो बना देना है, जैसे मैं यहां पर बना रहा था, डिस्प्लेसमेंट के डी के ऊपर एरो, वेलोसिटी के ऊपर और फोर्स के ऊपर। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास फोर्स एक वेक्टर है, तो जब मैं इसको हैंड राइटिंग में लिखूंगा तो मैं इसके ऊपर एरो लगा दूंगा। एरो का मतलब क्या है? ये वेक्टर है। इसी तरह अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा तो उसके ऊपर वेक्टर लगा दूंगा, इसका मतलब है ये एक वेक्टर है। इसी तरह जब मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो उसके ऊपर वेक्टर लगा दूंगा, एरो लगा दूंगा, इसका मतलब ये है कि ये एक वेक्टर है। तो याद रखिएगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। अगर आप बुक में लिखते हैं
या कोई ऑथर बुक में लिखता है तो वो बोल्ड फेस लेटर का इस्तेमाल करेगा, और अगर आप हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो आप एरो ओवर द सिंबल लगाएंगे, यानी सिंबल के ऊपर आप एरो लगाएंगे। आखिरी तरीका जो है वो ग्राफिकल मेथड है और वो समझने वाला है, वो ध्यान से देखना है। सब बच्चे जाग जाएं जो लेक्चर देख रहे हैं लेकिन अभी तक सो चुके हैं, वो जाग जाएं कि ग्राफिकल मेथड क्या है। आप ग्राफ में वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात को अब जरा ध्यान से समझना है आपने कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली बात, ग्राफ बनाना सीखें। बेटा ग्राफ बनाने के लिए आप दो लाइनें बनाते हैं कुछ ऐसे, प्लस एक बड़ा सा प्लस। ये दो लाइनें बनाई हैं हमने, अब याद रखिएगा ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है, मतलब जो खड़ी हुई लाइन है, इस लाइन का नाम हमने रखा हुआ है वाई एक्सिस। खड़ी हुई लाइन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, वाई एक्सिस। और ये जो लेटी हुई लाइन है इसका नाम हमने रखा हुआ है एक्स एक्सिस। याद रखने का तरीका क्या है, जो लाइन सीधी है खड़ी हुई है वो वाई एक्सिस, और जो लेटी हुई है वो एक्स एक्सिस। अब बात को जरा ध्यान से समझिए, ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर मिलती हैं, फॉर एग्जांपल वो इस पॉइंट पर मिलती हैं, तो बेटा इस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन वो पॉइंट है जहां पर दोनों एक्सिस मिलते हैं, यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को टच करते हैं जिस पॉइंट पर, वो ओरिजिन है। आप जब कभी भी वेक्टर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे आप उसको हमेशा ओरिजिन से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, ओरिजिन से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई बंदा इस तरफ को भागा है, ब्लू डॉट की तरफ को, तो मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा ऐसे करके, और ये वेक्टर शो करेगा कि बंदा इस तरफ को भागा है और कितनी स्पीड से भागा है। तो ये देखें कि ये मेरे पास जो है ये क्या बन गया, वेक्टर। लेट्स से ये वेलोसिटी थी, तो मैं इसके नीचे लिख लेता हूं वेलोसिटी वेक्टर, जिससे पता चल जाएगा कि इस वेक्टर में मैं किसी भी चीज की वेलोसिटी शो कर रहा हूं। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, यानी ग्राफ में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बड़ा आसान है, और वो क्या है, वो ये है कि ग्राफ में अगर बनाना है तो आप बनाते हैं एक अदर लाइन सेगमेंट और उसके ऊपर आप एक एरो हेड लगा देते हैं। तो लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। बाकी बातें फिर मैं नेक्स्ट बोर्ड पे करता हूं इसको रेस करके। अभी यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स आपको बताई। तो बच्चों अभी हमने देखा कि ग्राफिकल मेथड क्या है, यानी वेक्टर को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वेक्टर को ग्राफ में अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने ये ड्रॉ की, और उसके ऊपर आप एक एरो हेड बना लेते हैं जो कि वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। मैं वेक्टर एक दफा आपके पास दोबारा से बनाता हूं और फिर कुछ बातें आपको इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर हम कार्टेशियन प्लेन को भी देखेंगे एक दफा। ये मैंने आपके सामने एक वेक्टर बनाया, लेट्स से कि ये वेक्टर वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो इसको मैं वी वेक्टर कह दूंगा, तो इसके ऊपर भी एरो लग जाएगा। ये जो एरो है बच्चों, ये आपके पास एक वेक्टर है। अब देखें कि इसके दो हिस्से हैं, एक तो ये नीचे वाला हिस्सा है इसका, बेटा ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं टेल, और एक इसका हिस्सा ये इसका हेड है। सो जो भी वेक्टर होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका हिस्सा होता है हेड और एक उसका हिस्सा क्या होता है, टेल होता है। अब कुछ बातें सुन लीजिएगा बेटा, ये जो हमारे वेक्टर का एरो हेड होता है, ये एरो हेड हमें क्या बताता है, और ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, बच्चे देखकर बता सकते हैं कि एरो हेड हमें क्या बता रहा है। ये एरो हेड हमें डायरेक्शन बता रहा है, यानी हमारे वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो याद रखिएगा कि जो वेक्टर में हम एरो हेड बनाते हैं, वो एरो हेड हमें वेक्टर की क्या बताता है, वो एरो हेड हमें वेक्टर की डायरेक्शन बताता है कि वेक्टर किस तरफ को है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेक्टर मेरे पास कुछ इस तरह से दिखता है, तो ये जो एरो हेड है ये बताएगा कि वो वेक्टर कहां को है, ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर मैं इसी तरह का वेक्टर बना के एरो हेड नीचे को लगा दूं तो आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि जो एरो हेड है ये बेसिकली आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरह अगर इसको मैं कुछ इस तरफ को बना दूं और यहां से इसको इस तरफ को बना दूं, तो आप देखें कि एरो हेड आपको वाज़िया तौर पर बता रहा है कि डायरेक्शन कहां को है। तो ये बात याद रखिएगा, जो आपका एरो हेड होता है वो आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगली बात आपने ये याद रखनी है कि जो वेक्टर की लेंथ है, ये वेक्टर की जो लंबाई है, यानी इसको मैं कहता हूं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट कितनी लंबी है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है। तो याद रखिएगा ये जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। और मैग्नीट्यूड का मतलब मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, वैल्यू। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर मेरे पास ये है, ये फोर्स का वेक्टर है, लेट्स से कि ये कोई फोर्स लगी है किसी जगह पर, और एक वेक्टर मेरे पास ये है, ये भी फोर्स का वेक्टर है, ये भी किसी जगह पर फोर्स लगी है।
मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताओ इन दोनों वेक्टर्स में से कौन सा वेक्टर लगाऊंगा तो ज्यादा फोर्स लगेगी, ये वाला या ये वाला? तो सब बच्चे जवाब देंगे सर ये वाला, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा, और जिस वेक्टर की लेंथ ज्यादा होती है उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है, क्योंकि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। यानी वेक्टर की लेंथ जितनी बड़ी होती है उसका मैग्नीट्यूड उतना बड़ा होता है। आई होप सो कि आपको ग्राफिकल मेथड प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं ग्राफिकल मेथड एक दफा से रिपीट कर देता हूं। जब कभी भी आपने वेक्टर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो आपने उसको एक लाइन सेगमेंट बनाना है विद एन एरो हेड। यहां पर ये जो आपका एरो हेड होता है वो डायरेक्शन को शो करता है, और जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है या लंबाई होती है मैग्नीट्यूड को शो करती है। ये बातें याद रखिएगा। यहां पर मैंने आपके सामने एक प्लस का निशान बनाया था जिसमें मैंने दो एक्सिस आपको बताए थे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये मैं एक दफा आपके सामने दोबारा बनाता हूं आपको समझाने के लिए। ये देखिएगा, ये आपके सामने वो सिस्टम बन गया। इसका नाम याद रखें सबसे पहले, इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इट इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम, या फिर इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप इसका कोई भी नाम याद रख सकते हैं। बड़ी बेहतरी हो जाएगी अगर आप दोनों नाम याद रख लें तो जो सिस्टम हम बना रहे हैं इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, या फिर इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। और मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो मिडिल वाला पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को टच करते हैं, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा हुआ है, इस पॉइंट का नाम हमने रखा हुआ है ओरिजिन। नाउ ये बात याद रखिएगा। अच्छा, फिर ये जो आपके पास एक्सिस है इसको कहते हैं वाई एक्सिस, और ओरिजिन से नीचे नीचे जो एक्सिस है वो है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये बात ध्यान से सुनने जरा, ओरिजिन से ऊपर ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, मैं तो लिख लेता हूं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन से नीचे नीचे कौन सा वाई एक्सिस होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। यानी ये वाला इतना हिस्सा, आप ये समझें कि ये वाला हिस्सा ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये वाला हिस्सा नेगेटिव वाई एक्सिस है। इसी तरह ये वाला हिस्सा एक्स एक्सिस है, लेकिन ओरिजिन से राइट साइड पर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से राइट साइड पर कौन सा एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये लेफ्ट साइड वाला भी एक्स एक्सिस है, लेकिन ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर है तो ये कौन सा एक्स एक्सिस होगा, इट विल बी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो याद रखिएगा कि जो ओरिजिन से ऊपर वाला हिस्सा है वो वाई एक्सिस पॉजिटिव, और जो नीचे वाला है वो नेगेटिव वाई एक्सिस, और जो राइट वाला है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो लेफ्ट वाला है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। याद रखिएगा कि आपके पास ये जो वाई एक्सिस है और आपके पास एक्स एक्सिस है, इनको अगर आप कुल मिला के बात करें, वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को कुल मिला के बात करें तो आप इनको क्या कहते हैं, आप इनको कहते हैं एक्सिस, ई वाला एक्सिस, यानी ये जमा है। इसका मतलब है ये वाला लफ्ज प्लूरल है और आई वाला लफ्ज सिंगुलर है। तो अगर एक एक्सिस की बात हो रही होगी तो आई आएगा, ए एक्स आई एस वाला, एक्स एक्सिस एक एक्सिस है तो आई वाला एक्सिस आएगा। और अगर आप दोनों की इकट्ठे बात करेंगे तो ई वाला आएगा, मतलब ये प्लूरल है, जमा टर्म है। अच्छा, इसके अलावा इनको क्या कहते हैं, इसके अलावा हम इनको रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कलेक्टिवली हम एक्सिस भी कहते हैं और रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। एक आखिरी बात, और वो है वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि आपको मैंने बताया था वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उसकी डायरेक्शन होती है। सो आप इसमें वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? इसमें हम वेक्टर की डायरेक्शन को एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल से। तो याद रखिएगा कि अगर मैं वेक्टर की डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं उसको एंगल से रिप्रेजेंट करूंगा। सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये थीटा से रिप्रेजेंट होती है। थीटा का मतलब होता है बच्चों एंगल। ये जो मैंने सिंबल बनाया ना, ये थीटा है। मैं एक दफा लिख देता हूं कि पहली बार डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा से। थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। सो ये जो सिंबल मैंने आपके सामने बनाया है, इट इज नोन एज थीटा। अब कैसे, वो जरा सुने। लेट्स से कि ये आपके पास एक वेक्टर मैंने बनाया, दिस इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर आ गया बच्चों। अब इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे? एंगल बताकर। एंगल बताकर। और एंगल कैसे बताना है, ये सबसे टेक्निकल बात है, सुन लीजिएगा बेटा। एंगल आपने बताना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन है? ये वाला। और कहीं से एंगल नहीं लेना, और कहीं से भी एंगल नहीं लेना। आपने एंगल कहां से लेना है? यहां से। समझ आ गई बात? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब गौर कीजिएगा,
और लेना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो जो घड़ी होती है वो ऐसे घूमती है, घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती हैं ऐसे। अगर आप इससे उल्टा चलने लग जाएं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आपने एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेना, मसलन आपने इसको यहां से इधर की तरफ लाना है, उल्टी डायरेक्शन में, घड़ी से ऑपोजिट। और ये जो एंगल बनेगा डी से आप मेजर करेंगे थीटा, ये डायरेक्शन होगी। तो पहली बात डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो थीटा से होती है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि अगर डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन बताते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बताते हैं, और एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में बताते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताते हैं। ये बातें याद रखनी है। अब इस बात का मतलब ये भी है कि अगर आपका वेक्टर यहां होगा तो आप एंगल कहां से लेंगे, तो एंगल आपने हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। तो अब आप एंगल यहां से मेजर करेंगे और किस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, और फिर से ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी आपने एंगल मेजर करना है तो एंगल आपने हमेशा कैसे मेजर करना है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मेजर किस डायरेक्शन में करना है, एंटी क्लॉकवाइज। बस ये बात याद रखिएगा बच्चों। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसमें हमने स्केलर्स और वेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया। हमारे स्केलर्स और वेक्टर कंप्लीट हो चुके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.